तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक काम इन्होंने नहीं किया। और अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि आपने देखा, उन्हीं का मंत्री जमा खान मुस्लिम अफेयर मिनिस्टर है, वो टोपी पहनाने गया, उस टोपी को नीतीश जी ने नहीं पहना और उसी के सर पे पहना दिया। ये दर्शाता है कि ये पूरी तरह बीजेपी और आरएसएस के गोद में बैठ गए। पिछले 5 साल में बिहार ने सिर्फ सरकार बदलने का दौर देखा है। नीतीश कुमार कभी किसी के साथ सरकार बना लेते हैं, कभी किसी के साथ सरकार बना लेते हैं। इस बीच विकास कितना हुआ ये बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अदालत सुप्रीम ताकत है, उसने अपनी ताकत को दिखाया। और ये जो इलेक्शन कमीशन जो हमारी सरकार की जुबान बोल रहा था, उसकी जुबान पे लगाम लगाया है, ये हम कहना चाहेंगे। अभी कल और परसों 2 दिन के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी जी और राहुल गांधी जी ने असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया और ये कहा गया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी से चंदा लेकर वोट काटती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर में। आज हम बिहार के मुद्दे को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर और बिहार में जो हलचल है उसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं मोहम्मद मंसूर आरम रतवारा जी। आप सचिव हैं कांग्रेस पार्टी कमेटी के जयपुर शहर के। और सबसे पहली सवाल आपसे ये था कि बिहार के अंदर क्या राजनीति बदल रही है? जी, पूरी तरह से बिहार के अंदर राजनीति बदल रही है। इसका परिणाम आप देख रहे हैं। जुलूसों के अंदर लाखों की भीड़ आ रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जहां जाते हैं लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। ये दर्शा रही है कि वहां सरकार बदलने वाली है और बदल रही है। वहां की जनता ने मन बना लिया है कि चोरों को भगाना है। जैसा कि आपने देखा भागलपुर के अंदर जब हमारे नेता और तेजस्वी जी जब आए, वहां लाखों की भीड़ हुई। इन्होंने मास लाइट से लेकर सारी लाइटें बंद कर दी गई। जबकि परमिशन लेकर के मीटिंग होती है, उसमें ये लिखा जाता है कि वहां ऑफिसर अधिकारी मौजूद रहेगा जब इतने बड़े लीडर आते हैं। छोटी लाइट से लेकर बड़ी लाइट तक जलेगी, वो उन्होंने बंद कर दिया। लाखों की भीड़ थी। ये दर्शा रहा है साफ साफ कि ये सरकार अब बदलने वाली है, जाने वाली है। ये डरी हुई है। ये सरकार डर कर इन्होंने लाइट बंद को काटा, फिर भी लाखों की भीड़ वहां मौजूद रही। लोगों ने ये वादा किया कि अब की इंडिया के अंदर उनकी सरकार होगी। अच्छा, ये जो लाइट बंद करी गई थी, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को परेशान करने के लिए बंद करी गई थी या वहां जो लाखों की भीड़ आई थी उनको परेशान करने के लिए करी गई? देखिए, इनको तो क्या परेशान करेंगे, ये तो बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं। ये भारत के नेता हैं, दुनिया के नेता हैं। जो जनता आई थी, बिहार की जनता, जो जनता बिहार की मालिक है, क्योंकि वहां सब वोटर आए थे, लीडर आए थे। चाहे वो ब्लॉक के अध्यक्ष आए थे या वार्ड के अध्यक्ष आए थे या मंडल के अध्यक्ष आए थे या जिला कार्यकारिणी वहां मौजूद थी या प्रदेश कार्यकारिणी वहां मौजूद थी। उसमें यूथ कांग्रेस मौजूद थी, एनएसआई मौजूद थी, महिला कांग्रेस मौजूद थी। उसके बावजूद इन्होंने लाइट करके उन सब लोगों को जो बिहार के मालिक हैं, जिनके वोट से, जिनके मध्य अधिकार से इन्होंने 20 साल कुछ महीने सरकार चलाई और बिहार को गर्क कर दिया। क्योंकि इस वक्त आपने देखा कि हमारे देश की सरकार के मुखिया, प्रधानमंत्री भी वहां गए थे। उन्होंने क्या बात किया? उनको करना था रोजगार पे बात, इल्म पे, हेल्थ पे नहीं की। उन्होंने घुसपैठी ले आए, शरणार्थी ले आए, खाली घुसपैठी बोल रहे हैं। अरे एक ने कहा है उनके नेता ने कि शरणार्थी, अरे शरणार्थी अलग होता है, घुसपैठी अलग होता है। ये जिम्मेवारी सेंट्रल सरकार की है। हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बॉर्डर की हिफाजत करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, जिसके पास बीएसएफ होती है, सीआरपीएफ होती है, सीआईएसएफ होती है और आर्मी होती है हमारी, वो उसकी सुरक्षा करती है। तो इस सरकार को, जनता को बताना चाहिए कि इतने घुसपैठी हमारे यहाँ हैं, इतने को हमने पकड़ा, इतने को डिटेन किया, बाहर भेजा। ये तो नहीं बताया इन्होंने। ये कहा कि घुसपैठी आ गए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है कि जब चुनाव आता है जब ही क्यों याद आता है। ये सरकार 5 साल पूरा करने जा रही है, यूं 20 साल होने जा रहा है। तो जब आपने ये बात क्यों नहीं की? बिहार की हालत को इन्होंने ऐसा बना दिया है। वो बिहार जो भारत में सबसे अमीर स्टेट था, सबसे पढ़ा लिखा स्टेट था, जैसा कि आप जानते हैं। नालंदा किसने बनाया? कहाँ था? बिहार के अंदर। आर्यभट्ट कहाँ थे? बिहार के अंदर। 13-14% IAS IPS बरसों देता रहा बिहार के लोग, देते रहे। आज वहां की स्कूल की हालत पूरे हिंदुस्तान से नीचे है। हॉस्पिटल पूरे भारत में सबसे नीचे है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। वहां का किसान सबसे ज्यादा गरीब है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वहां की जमीन सब कुछ पैदा करती है। मक्का से लेके, गेहूं से लेके, चना से लेके, मसूर से लेके, सरसों से लेके, अदरक से लेके, तंबाकू से लेके,
बाग बगीचे का आलम ये कि आप जानते हैं वहां का आम लंगड़ा कितना फेमस है, लीची कितनी फेमस है, पूरी दुनिया में जाती है। और मैं एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं, आप जानते हैं मखाना पूरी दुनिया का 90% बिहार में पैदा होता है। मजदूर दिन भर धूप में रहता है और पानी में रहता है और उनकी हालत इतनी दयनीय है कि पूछिए मत। इस सरकार ने, जब कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने दबाव डाला तो बीच में सिर्फ बोर्ड बना दिया। बोर्ड बनाने के बावजूद भी जब वहां के लोगों से पूछा गया तो उनको 2% भी बेनिफिट नहीं मिला। ये हालत है बिहार की। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जी की सरकार तकरीबन 15 साल तक वहां रही है। 15 साल में बिहार में कोई तब्दीली नहीं आई, बेरोजगारी वही है, हॉस्पिटल ज्यादा खुले नहीं, एजुकेशन प्राइवेट संस्थाओं के हाथों में है ज्यादातर। तो आखिर देश में इस मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही बिहार में? देखिए मैं बताऊं, हमारी पार्टी कांग्रेस, जिसका मैं एक फर्द हूं, एक सिपाही हूं, एक मेंबर हूं, हमारे नेता पूरी ताकत से इसको उठा रहे हैं कि तुमने 20 सालों में स्कूलें कितनी बनाई या क्या सुधारी बताइए, हॉस्पिटल कितने बनाए, कॉलेजेस कितनी बनाई, यूनिवर्सिटी कितनी बनाई। ये कुछ नहीं है इनके पास। इन्होंने छोटी छोटी दरियाओं पे पुल नहीं बनाया। बिहार में आज इस दौर में, ये नया इलेक्ट्रॉनिक दौर है, दुनिया आसमां पे जा रही है। बिहार में लोग, आपने देखा होगा, छोटी नदी नालों पे बांस का पुल बना करके एक दूसरे इधर से उधर जा रहे हैं, दरिया पार कर रहे हैं, लोग डूब जा रहे हैं। इनको छिपाने के लिए तो ये बात लाई गई है कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं, घुसपैठी आ गए हैं। और मैं आपको बता दूं, बिहार की सीमा नेपाल से लगती है 780 किलोमीटर, बांग्लादेश से कतई नहीं लगती है। बांग्लादेश से आने वालों के लिए आसाम आना होगा, बंगाल आना होगा, त्रिपुरा आना होगा या झारखंड जाना होगा, तब बिहार में आएंगे। तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, एक काम इन्होंने नहीं किया। और अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि आपने देखा, उन्हीं का मंत्री जमा खान, मुस्लिम अफेयर मिनिस्टर है, वो टोपी पहनाने गया, उस टोपी को नीतीश जी ने नहीं पहना और उसी के सर पे पहना दिया। ये दर्शाता है कि ये पूरी तरह बीजेपी और आरएसएस के गोद में बैठ गए, या तो उनको डराया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जो पहले रमजानों में ईदों में टोपी पहनते थे, आज नहीं पहना और पहना दिया गया। नीतीश कुमार ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक पर 2015 में सेकुलर वर्ड लिखा था जी, और अब वो हटा दिया है। और अभी चुनाव में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो टोपी पहनने से एतराज कर रहे हैं, तो वहां का मुसलमान, बिहार का मुसलमान क्या अब भी जेडीयू पे या नीतीश कुमार पे भरोसा कर रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये आप भीड़ ने देखा होगा, जुलूस जो तेजस्वी जी की, राहुल गांधी जी की जो जुलूस रोडों से गुजरती है, गांव से गुजरती है, शहरों से गुजरती है, चौराहों से गुजरती है, वहां आप देखना सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्गों के लोग और माइनॉरिटीज के लोग भी सभी वहां मौजूद रहते हैं, क्योंकि उनके साथ धोखा किया गया। वक्फ बोर्ड बिल पर जब इन्होंने समर्थन दिया, लोगों ने उसी दिन ये मन बना लिया कि इस सरकार को अब नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जितनी भी सीट उन्होंने जीती हैं, 42 सीटें 43 जो जीते हुए हैं, उसमें माइनॉरिटीज का सबसे बड़ा रोल है। बहुत ज्यादा उन पे वोट दिया, उन पे यकीन किया, विश्वास किया, क्योंकि आपने वादा किया कि हम आपके साथ रहेंगे। दोस्त बन के दगा देना ये अच्छी बात नहीं है। पिछले 5 साल में बिहार ने सिर्फ सरकार बदलने का दौर देखा है। नीतीश कुमार कभी किसी के साथ सरकार बना लेते हैं, कभी किसी के साथ सरकार बना लेते हैं। इस बीच विकास कितना हुआ? मैं आपको बताऊं कि बीच में विकास उतने ही दिन हुआ जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, जब तेजस्वी जी आए और उन्होंने कहा कि हम इतनी नौकरी देंगे, ये जिना 5 सालों में नहीं दिया इन्होंने 10 लाख, तो उन्होंने 2.5 लाख नौकरी दे दी। और अब ये झूठा वादा फिर बरगलाने की बात कर रहे हैं बिहार के मालिकों के साथ, बिहार के जनता के साथ, बिहार के, हम करोड़ों नौकरी देंगे। अरे 20 साल में तुम नहीं दे सके तो तुम्हें 5 साल में कैसे दोगे? और एक बात और आपको बताने जा रहा हूं, हमारी दिल्ली सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार है, दोनों ने मिलकर कहा है वहां बिहार में कि हम अगर आते हैं तो 5 किलो अनाज 5 साल के लिए और बढ़ा देंगे। अरे एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी होने जा रहे हैं, और एक बात 5 किलो अनाज बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बिहार में, इसका मतलब बिहार में गुर्बत है, गरीबी है, बेरोजगारी है। दूसरे शहर में बच्चा इसलिए जाता है भाई कमाने के लिए कि आपके यहाँ रोजगार नहीं है। एक बात और आपको बता दूं कि वहां यूनिवर्सिटी कुछ नहीं है, कोई भी हिंदुस्तान का बिजनेसमैन, कैपिटल पार्टी, ताजिर नहीं आ रहा वहां पैसा लगाने के लिए। इनके 5 सालों में 1600 करोड़ से कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया लोगों ने। अच्छा, आपने कॉलेज नहीं बनाया, इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, आज वहां के बच्चे बिहार के राजस्थान आते हैं पढ़ने के लिए, दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए, कारोबार करने भी कारोबार भी करते हैं और पढ़ने भी आ रहे हैं। पढ़ने में देखिए डबल मार उनको, 1 लाख तो सालाना फीस कॉलेज को देते हैं और 1 ही लाख मेस का खाना और होटल का खाना होता है उनका। मैंने यहाँ कई कॉलेजों में दौरा किया, बहुत लड़के बिहार के मिले, उन्होंने कहा 80,000 तो हम बेयर कर सकते थे, घर वालों ने जमीनें बेची है, अपने जानवर मवेशी को बेच करके हमें पैसा भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारी सरकार ने इसका इंतजाम नहीं किया। तो इस सरकार को किसी को दोष देने से बेहतर है कि आप 20 साल का हिसाब दीजिए।
जिस तरह आपने देखा होगा ना दिल्ली में लोकसभा में, आप बताइए 56 साल का, 56 ही हमने हुकूमत किया, 70 बोलते हैं, जबकि 56 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया है, 56 साल कुछ महीने भारत में। अरे भाई, हमने जो किया उसके लिए तो आप बैठे हुए हो, चल रहे हो आप। भारत में कांग्रेस ने तो बना के दिया। आईआईटी किसने बनाया? आईआईएम किसने बनाया? डीआरडीओ किसने बनाया? नागला बांध किसने बनाया? कॉलेज यूनिवर्सिटियां किसने बनाई? रेल किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई, जिसको आपने बनाए के बजाय बेच दिया। तो बिहार में भी यही पॉलिसी चल रही है। अब वहां के लोग जब सवाल कर रहे हैं तो उनको भड़काया जा रहा है। और ये जो आपने देखा बार बार कहना घुसपैठी, ये क्या है घुसपैठी भाई? घुसपैठी का मतलब ये तुष्टीकरण। एक टीएमसी सांसद हैं, जी ममता बनर्जी के टीएमसी की सांसद हैं, लोकसभा में उनका एक बयान चर्चा में रहा था। जी उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ममता दीदी पर आप ये आरोप लगाते हैं कि ममता दीदी बांग्लादेश के घुसपैठियों को घुसाती हैं, जी तो बॉर्डर से आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है? जी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मैंने आगे भी कहा और फिर मैं कह रहा हूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बॉर्डर सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है, फॉरेन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है। आप ये बात तो कर रहे हैं, हसीना को आपने बैठा रखा है दिल्ली में, इसके बारे में कौन बताएगा? बीजेपी एक और ये बात कहती है कि हम बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को देश से निकाल देंगे, जी और वही बांग्लादेश की भगोड़ी पीएम हसीना भारत में आती की पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा रही है। वो क्या रणनीति है ये रणनीति तो समझ में नहीं आ रही है। अब जनता लेकिन समझने लगी है कि आपके दिल में क्या है और जुबान पर क्या है, आप कहते क्या हो करते क्या हो। जब बांग्लादेश ने ये इतने लोगों के साथ जुल्म किया और कुछ किया, तो वहां से जब वो विस्थापित होकर के भाग करके जाई, आपने जगह क्यों दी? और जगह देने के बाद आज तक सरकार ने बताया नहीं कि हम किस बेस पे उसको रखे हुए हैं, क्योंकि वो सरकार तो उसको तलाश रही है। आपने देखा होगा यूनुस सरकार ने कई बार मांगा है कि हमारे हैंडओवर किया जाए। और अब ये नई बात कि वो पार्टी बनाएगी, हमारे देश में कैसे पार्टी बनाएगी भाई? भारतीय नागरिकता लेकर बताइए आप, ये कैसे हो सकता है? एक आदमी जो भाग कर आया है, वहां बरसों हुकूमत किया है, और उसको आप यहाँ रखेंगे, उसको नागरिकता देंगे? ये कौन सा तरीका है? ये हमें नहीं समझ में आता। हम तो इसकी पुरजोर मजम्मत करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसकी मजम्मत करेगी, दाखलत करेगी। और ये सरकार को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, जो आपको मौका मिला था उसको आपको काम करना था, और बिहार में इसकी विदाई तय है। जनता ने मन बनाया है, वोट चोरों को भगाना है। जब बिहार चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं भारत की सुप्रीम अदालत का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, पज़िराई करता हूं, अभिवादन करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इलेक्शन कमीशन से कि इन 11 दस्तावेजों में वोटर आईडी और आधार को शामिल किया, इन्होंने मान लिया। तो ये खुशी हुई मुझे। ये लगा, ये दर्शाया गया कि सुप्रीम अदालत भारत की सुप्रीम है, ये अदालत उज़्मा है। हमें इस पे पूरा भरोसा है, हम पूरा यकीन रखते हैं, हमारी पार्टी रखते हैं। ये मैं मोहम्मद मंसूर आलम इस्तकबाल करता हूं। मैं अपने सर को न खम कर रहा हूं हमारी अदालत के लिए। इस अदालत ने ये कहा, और ये भी कहा है बिहार के 64,65,000 आदमी को जो आपने निकाला कि मर गए, चले गए और हुए, उसके बारे में बताया कि आपको बताना होगा वो कैसे गए। और आधार अगर है किसी के पास तो आधार के थ्रू वो दोबारा अप्लाई करेगा, जैसा कि आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा। तो हमें अदालत पे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अदालत सुप्रीम ताकत है, उसने अपनी ताकत को दिखाया। और ये जो इलेक्शन कमीशन जो हमारी सरकार की जुबान बोल रहा था, उसकी जुबान पे लगाम लगाया है, ये हम कहना चाहेंगे। आपसे आखिरी सवाल ये था जी, अभी कल और परसों 2 दिन के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी जी और राहुल गांधी जी ने असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया, और ये कहा गया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी से चंदा लेकर वोट काटती है। ये सदा से कहा जा रहा है, सदा से यही कहा जा रहा है, यही हम भी सुनते आ रहे हैं। क्योंकि जिस अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, जो काम करते हैं, ये दर्शा रहा है कि ये उन्हीं पार्टी के आदमी हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता है। आपको एक बात बता दूं कि इंसान की प्यास पानी से बुझती है, भूख रोटी से बुझती है। छत नहीं है, बरसात से बचने के लिए हमें छत चाहिए, लिबास जिस्म पे नहीं है तो लिबास चाहिए। ये है मकसद। तो हमारे नेता ने कोई गलत नहीं बोला है, क्योंकि हमारा नेता सच्चा नेता है, कुर्बानी देने वाला नेता है, पैदल चलने वाला नेता है। देखा भी आपने बिहार के अंदर राहुल गांधी जी ने खेतों के अंदर, पानी के अंदर इतने 3-3 फीट पानी में खड़े हुए थे, लोगों के हाल जान रहे थे। खाना बनाने वाले कारीगर को पैदा करने वालों से पूछा, किसान के पास गए, खेतों में गए वो। तो खेत की बात करते हैं हम हमारी पार्टी का ये लक्ष्य था कि हम जमीन को बेहतर खेत बनाएंगे, गांव को शहर बनाएंगे, किसान को अमीर बनाएंगे,
जवान को ताकतवर बनाएंगे, विज्ञान को और मजबूत करेंगे, यकजहती लाएंगे, मोहब्बत फैलाएंगे, नफरत नहीं चाहिए हमें। ये देश को दुनिया का सुपरविजन करना है। आज हमारी ये मकाम है, हमारे लोगों की, हमारे डॉक्टरों की, हमारे इंजीनियरों की, हमारे साइंटिस्टों की, हमारे फिलोसफर की इतनी ताकत है इस वक्त, इतनी ऊर्जा है हमारे अंदर कि हम पूरी दुनिया की इमामत कर सकते हैं, उस पर सुपरविजन कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार उलझा देती है, कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान करके, कभी क्या करके, कभी क्या करके। महंगाई से नहीं, आपने देखा महंगाई की कितनी बड़ी मार है इस वक्त, टैक्सेस कितने लगाए हुए हैं। अरे आपने तो भाई दूध दही छाछ पनीर को नहीं छोड़ा, उस पर टैक्स लगा दिया। दूध दही छाछ, कफन पे भी टैक्स लगा हुआ है। कफन पे आपने टैक्स लगा दिया। तो आपने ना तो आते छोड़ा ना जाते छोड़ा। कफन वो लिबास है जो लेकर इंसान जाता है दुनिया से, सब कुछ आपको छोड़ के जा रहा है, कफन लेके जाता है, उस पर भी आपने टैक्स लगाया। तो अभी आपका काम था इस सरकार का कि वो बात करो। बिहार एकदम बदलाव चाह रहा है, वो बड़े 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 ऋषि मुनि सम्राटों की जमीन है। वो जमीन जो है, पहले तो बिहार के बारे में बता दूं कि बिहार में क्या क्या लोग पैदा हुए। जी जी जी। मौलाना मजहरुल हक साहब जैसे जो फांसी चढ़ गए। आज हमारा जो कांग्रेस पार्टी का पीसीसी कार्यालय है आश्रम पटना के अंदर, नाम सुना होगा आपने, वो उन्हीं की दी हुई जमीन में बना हुआ है। 20 बीघा जमीन उन्होंने ढूंढ के फंस गए। मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम जो पूरी दुनिया के आलिमों में से एक थे, वो वहां पैदा हुए। खुदा बख्श बहादुर अली खान बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े पढ़े लिखे थे, हैदराबाद नवाब में वो जस्टिस थे, वो बिहार में पैदा हुए। चाणक्य वहीं पैदा हुए, आर्यभट्ट वहीं पैदा हुए। आजादी के बाद 2 बार प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद हमारे यहाँ पैदा हुए, हमारे यहाँ जगजीवन राम पैदा हुए। ये वो जमीन है महात्मा, ये वो जमीन है कि युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ाया जाता है बिहार के अंदर। आपको बता दूं, युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ाया जाता है। वहां लोग इश्क में पागल होकर के मजनू नहीं बनते, माजी बन के पहाड़ को खोद करके रास्ता बना देते हैं, उसका नाम बिहार है। वहीं भगवान महावीर पैदा हुए, वहीं गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए। ये वो जमीन है, उसने आपको मौका दिया था, आप उसका फायदा नहीं उठा सके। कहते हैं ना कि आप नहीं फायदा उठा सके। घर में बरसात हुई लेकिन आप पानी को सजो नहीं सके। आप हर बार बरसात नहीं होती है। गोपाल दास नीरज का शेर है कि बताना चाहूंगा कि क्या साजिशें हुई बादलों के दरमियान, मेरा घर मिट्टी का था और मेरे घर बारिश हुई। मेरा घर मिट्टी का था और मेरे घर बारिश हुई। बिहार का तो यह है मसला कि बिहार की जनता तो इतना ताकत रखती है कि वो बिहार की जनता देश चलाना भी जानती है और देश बनाना भी जानती है। इसकी मिसाल दे रहा हूं, वो जिस शहर में आती है उस शहर को बना देती है। यहाँ जितने भी बिल्डर्स में बिल्डिंग बन रही है ना, उसमें वही लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त बिल्डर हैं, वो कहते हैं कि ये मजदूर चले जाते हैं तो आलम भाई हमारा कारखाना बंद हो जाता है। वो ताकत रखती है। तो ये वो जमीन है जहां दरियाएं हैं, नदियां हैं, नाले हैं, इन लोगों ने उसको डुबो करके बेकार कर रख दिया। तो बिहार वो चीज है जिसका जवाब नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सुबह के तख्त नसी शाम को मुजरिम ठहरे, सुबह के तख्त नसी शाम को मुजरिम ठहरे। हमने पल भर में बदलते हुए नसीबों को देखा है, हमने पल भर में बदलते हुए नसीबों को देखा है। और हौसला क्या है, रास्ता क्या है और मंजिल क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। चल के तो देखिए मुसाफिर का, रास्ते इंतजार करते हैं, रास्ते इंतजार करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। और जमीन पे घर बनाया है, जन्नत में रहते हैं। और हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। भारत जिंदाबाद। जी शुक्रिया मंसूर साहब, नवाजिश मेहरबानी इनायत, आप आए, आपने हमारी बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। ये थे हमारे साथ मंसूर आलम रतवारा जी, सचिव जयपुर कांग्रेस कमेटी कांग्रेस से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।